नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो दृष्टि का जो बुक आती है, ठीक है, जो दृष्टि की हमने बुक यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आई थिंक इस टाइप के अर्धवार्षिक जो करंट अफेयर्स की बुक आती है, ठीक है, उसको मैंने अमेज़ॉन से या फिर आई थिंक फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। तो कई लोगों के पास ये दुविधा होती है कि कई लोगों के पास ये बुक अवेलेबल नहीं हो पाती है या फिर पढ़ नहीं पाते किसी वजह से। तो मैंने सोचा कि इस पर एक आइडिया बुक बनाया जाए, जिसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, ये दूसरा हमारा पार्ट होगा। तो 1 बाय 1 पार्ट करके हम इसको देखेंगे। और आई थिंक यहाँ पे जो है बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, समझाने की कोशिश की गई है। जैसे संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम के बारे में बताया गया है। फिर दूसरे में हम देखेंगे कि आर्थिक घटनाक्रम पिछले 6 महीनों में कौन कौन सी आर्थिक घटनाएं हुई हैं, जिनको हम जीएस के पेपर से प्रॉस्पेक्ट से भी देखेंगे। और साथ ही साथ में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और भूगोल, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा संबंधित, ठीक है, रिपोर्ट सूचकांक देखेंगे, कौन कौन सी रिपोर्टें आई हैं पिछले 6 महीने में, सरकारी योजनाएं कौन कौन सी लागू की गई हैं, कला एवं संस्कृति से संबंधित, खेल घटनाक्रम और विविध के बारे में यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि हमें दृष्टि आईएएस का मैंने क्यों चुना, मैं किसी और को भी चुन सकता था। तो ये चीज़ें इसमें ये थी कि यहाँ पे पहली बात तो विषयवार संकलन दिया गया है। इसकी भाषा जो है वो काफ़ी सहज एवं सरल है, ठीक है, जो समझने योग्य है, जो कि हम अपने प्रश्न पत्र में यूज़ भी कर सकते हैं। और उसकी एक तरीके का हमें कहा जाए कि एक तरीके का हमें जो है आइडिया मिल जाता है कि हमें अपने प्रश्न पत्र में किस प्रकार से लिखना है, अपने आप को किस प्रकार से अभिव्यक्त करना है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ये हमें दृष्टि की बुक सिखाती है। ठीक है, तो तमाम प्रकार की चीज़ें थी जो बेनिफिशियरी थी एक स्टूडेंट के लिए। आप लोगों को भी पता होगा, तो मुझे उस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये प्रयास आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर प्रयास अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर कोई कमी हो तो उसको भी आप बता सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि इसमें कोई भी कमी ना रह जाए। तो पिछले हमने जहाँ पर स्टार्ट ख़त्म किया था उसी को आगे हम यहाँ पे बढ़ाते हुए चलेंगे और 1 बाय 1 पार्ट आता रहेगा, जिस प्रकार से आपका रिस्पांस होगा। अगला जो है जुलाई से जो है दिसंबर तक का भी हम इसके बाद अपलोड कर देंगे, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा। ठीक है, तो उस प्रकार को यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आरक्षण पे हमने पिछले अध्याय में हमने जो ख़त्म किया था वो हमारा टॉपिक था विवाद जो था, ठीक है, वंशधारा नदी जल विवाद को हमने पढ़ा था। अब आरक्षण को हम देख लेते हैं। ठीक है, आरक्षण को हम देख लेते हैं किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आरक्षण में क्या हुआ है रिजर्वेशन में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीटी के भी एग्जाम प्रॉस्पेक्ट से और भी मेंस के भी प्रॉस्पेक्ट से। देखिए, आरक्षण चर्चा में क्यों, पहली बात तो सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के उस आदेश को असंवैधानिक घोषित किया जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में स्कूल शिक्षकों के पद पर अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के उम्मीदवारों को 100% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, मना कर दिया है। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने इसको लागू किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। प्रमुख बिंदु क्या है? हालांकि परिस्थितियों को देखते हुए संवैधानिक पीठ ने आंध्र प्रदेश के इस नियुक्त आदेश को रद्द नहीं किया, लेकिन भविष्य में इस तरह के प्रावधान नहीं करने को कहा है। संवैधानिक पीठ की बात कर लेते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के 3 खंड भाग में अनुसार जो है संविधान की व्याख्या के रूप में यदि विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित हो तो उसका विनिश्चय करने अथवा अनुच्छेद 143 के अधीन मामलों की सुनवाई के प्रयोजन के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा, जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। हालांकि इसमें 5 से अधिक न्यायाधीश भी हो सकते हैं। जैसे केशवानंद भारती केस में गठित संवैधानिक पीठ में 13 न्यायाधीश थे। ठीक है, तो न्यायाधीश पीठों की जो है यहाँ पे गठन किया जाता है, जिसमें अधिकतम जो है बताया गया है 3, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम माफ़ कीजिएगा, कम से कम 5 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे अधिक भी हो सकते हैं, जैसे केशवानंद में 13 थे। संवैधानिक पीठ ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि आरक्षण के हकदार लोगों को आरक्षण सूचियों को समय समय पर संशोधित किया जाना चाहिए। सूचियों का अद्यतन आरक्षण व्यवस्था के बदलाव के बिना किया जा सकता है, अर्थात किसी वर्ग को प्रदान किए गए आरक्षण के कुल प्रतिशत में किसी प्रकार की कमी न की जाए। आंध्र प्रदेश सरकार का पक्ष क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में 100% आरक्षण प्रदान करने के पीछे सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया कि आदिवासियों को केवल आदिवासियों द्वारा ही शिक्षा दी जानी चाहिए। पीठ ने सरकार के पक्ष को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि जब अन्य स्थानीय निवासी जनजाति क्षेत्र में रह रहे हों तो वे भी इन आदिवासियों को पढ़ा सकते हैं। आरक्षण व्यवस्था पर चिंता। 5 जजों की संविधान पीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट एससी,
और अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी वर्गों में आरक्षण व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है। पीठ के अनुसार ओबीसी, एसटी और एससी वर्गों में भी अनेक सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत उपवर्ग हैं, जिनकी वजह से आरक्षण का लाभ आरक्षित वर्ग के सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण सूची में संशोधन का लाभ क्या है? प्रथम, वे वर्ग इस सूची से बाहर हो जाएंगे जो पिछले 70 वर्षों से आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। द्वितीय, आरक्षण सूची के बाद में शामिल किए गए वर्ग जो वास्तव में आरक्षण के हकदार नहीं थे, बाहर हो जाएंगे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सरकार इस तरह का कवायद करने के लिए बाध्य है, क्योंकि इंदिरा साहनी बनाम भारत मामले, इंदिरा साहनी आपको याद रखना है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले के निर्णय के अनुसार ऐसा करना संवैधानिक रूप से परिकल्पित है। आधारभूत संरचना देख लेते हैं। चर्चा में क्यों आधारभूत संरचना। 24 अप्रैल को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को 47 वर्ष पूरे हो गए। इस केस में संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया था। मुख्य बिंदु देखा जाए तो 13 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने 7-6 के अनुपात से बहुमत के निर्णय से किया था और संविधान की आधारभूत संरचना अनुलंघनीय है और इसे संसद द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आधारभूत संरचना को इस निर्णय के बाद से भारतीय संविधान में एक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। संविधान की आधारभूत संरचना की बात किया जाए तो संविधान की आधारभूत संरचना से तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। बेसिकली बात यह कही गई है कि जो संविधान में निहित जो प्रावधान है जो भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आदर्श को प्रस्तुत करते हैं, उनको आप संविधान में संशोधन द्वारा नहीं हटा सकते हैं, ना ही संसद की मंजूरी के बाद भी आप उसको नहीं हटा सकते हैं। आधारभूत संरचना की बात किया जाए तो सिद्धांत का विकास क्या हुआ, संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति क्या हो सकती है, और इस पर भारतीय संविधान को अपनाने के बाद से ही बहस छिड़ी हुई है। संसद को पूर्ण शक्ति के बारे में बात कर लिया जाए तो स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार मामला जो कि 1951 में हुआ था और संजय सिंह बनाम राजस्थान सरकार मामला 1965 जैसे मामलों में निर्णय देते हुए संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की है। ठीक है, उसमें क्या किया था कि आप संविधान में संशोधन कर सकते थे इनके हिसाब से, जो अभी केसेस हमने पढ़े 1965 का 1951 का। मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं। जब सत्तारूढ़ सरकार ने अपने राजनीतिक हितों के लिए संविधान में संशोधन करना चाहा, तब गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखती है। संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव 1970 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन सरकार आरसी कपूर बनाम भारतीय संघ 1970, माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ 1970 आदि मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को बदलने के लिए संविधान में व्यापक संशोधन अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 29 में किए गए थे। ठीक है, बेसिकली बताया गया है कि 1970 के दशक के दौरान में जो है वो तत्कालीन सरकार जो है आरसी कपूर बनाम भारतीय संघ 1970 में जो केस हुआ था और माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ 1970 में ये भी हुआ था आदि मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के बदलने के लिए जो है संविधान में व्यापक संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 24, 25, 26 और 29 संशोधित हुए थे। ठीक है, केशवानंद भारती मामले को हम देख लेते हैं। केशवानंद भारती मामला तो अनुच्छेद 24, 25, 26 और 29 में संविधान संशोधन तथा गोलकनाथ मामले के ये संविधान संशोधन थे, अनुच्छेद नहीं थे, माफ़ कीजिएगा, ये संविधान संशोधन थे। तो 24, 25, 26 और 29 में संविधान संशोधन तथा गोलकनाथ मामले के निर्णय को केशवानंद भारती मामले में चुनौती दी गई। चूँकि गोलकनाथ मामले का निर्णय जो था वो 11 न्यायाधीशों द्वारा लिया गया था और इसलिए इस मामले में सुनवाई के लिए एक बड़ी पीठ की आवश्यकता थी और इस प्रकार केशवानंद मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया था, जहां प्रख्यात कानूनविद नानी पालखीवाला, फली, नरीमन, सोली, सोराबजी आदि ने सरकार के खिलाफ मामला प्रस्तुत किया था। आधारभूत संरचना एवं सिद्धांत का बात किया जाए तो केशवानंद भारती की संवैधानिक पीठ में सदस्यों के बीच गंभीर वैचारिक मतभेद देखने को मिले तथा पीठ ने 7-6 से निर्णय किया कि संसद के
संसद को संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव करने को रोका जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 जो कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्रदान करता है के तहत संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। आधारभूत संरचना की सूची। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना को परिभाषित नहीं किया, परंतु संविधान की कुछ विशेषताओं को आधारभूत संरचना के रूप में निर्धारित कर दिया था, जैसे संघवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र आदि। तब से अदालत ने इस सूची का निरंतर विस्तार किया है और निम्नलिखित को सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना के रूप में सूचीबद्ध किया है। संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता। इसी प्रकार से संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य और संसदीय प्रणाली और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव एवं कल्याणकारी राज्य। ठीक है, तो ये क्या थे? ये आधारभूत संरचना की सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है कि राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल चर्चा में क्यों है। भारतीय चुनाव आयोग ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से पूछा गया कि क्या नवगठित जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल अर्थात इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होगा अथवा नहीं। प्रमुख बिंदु देखा जाए, क्योंकि अभी आज़ाद हुआ है, 370 हटा दिया गया है। तो क्या हुआ कि बेसिकली बात की गई है कि जो निर्वाचक मंडल होता है, इसमें ये RTI के माध्यम से ये पूछा गया है कि जो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में का हिस्सा होगा कि नहीं। तो इसमें ये बिंदु था, प्रमुख बिंदु देख लेते हैं कि एक छात्र द्वारा दी गई इस RTI में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की उन विधानसभाओं की सूची मांगी गई थी जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा है। RTI में चुनाव आयोग से यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि क्या नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर निर्वाचक मंडल का हिस्सा है। चुनाव आयोग ने मात्र एक पंक्ति में इस RTI का जवाब देते हुए आवेदक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 को देखने के लिए कहा है। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल अर्थात इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जम्मू कश्मीर पर अस्पष्टता। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में केवल दिल्ली और पुदुचेरी का ही उल्लेख किया गया है जो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा होंगे। इस प्रकार अनुच्छेद 54 में नवगठित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संदर्भ में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं अगस्त 2019 में अस्तित्व में आया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की इस संदर्भ में कुछ निर्दिष्ट नहीं करता है कि जम्मू कश्मीर की विधायिका राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर पाएगी अथवा नहीं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 13 में उल्लेख किया गया है कि जम्मू कश्मीर विधानमंडल के पास पुदुचेरी विधानसभा के समान ही शक्तियां होंगी। अब संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता क्यों है? तो संविधान में अनुच्छेद 54 में उल्लेखित निर्वाचक मंडल अर्थात इलेक्टोरल कॉलेज में नए सदस्य को शामिल करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत और 50% से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन के माध्यम से एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। ध्यातव्य है कि वर्ष 1992 में संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली और पुदुचेरी को अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचक मंडल के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, 1992 में। वर्ष 1992 से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 54 में केवल संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभा ही शामिल थी। आवश्यक है कि चुनाव आयोग नवगठित जम्मू कश्मीर के संबंध में स्थिति को और अधिक स्पष्ट करे, अर्थात जम्मू कश्मीर के राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाएगा या नहीं, और यदि शामिल किया जाएगा तो किस प्रकार किया जाएगा, इसको इस बात को यहाँ पे उल्लेखित करें। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 54 में वर्णित एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर नहीं करती है, बल्कि उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चूँकि जनता राष्ट्रपति का चयन सीधे नहीं करती है, इसलिए इसे परोक्ष निर्वाचन कहा जाता है।
भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष प्रकार का मतदान होता है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं और सिंगल वोट यानी मतदाता एक ही वोट देता है, किंतु वह कई उम्मीदवार को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। अर्थात वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी और तीसरी कौन है। इस प्रकार यदि पहली पसंद वाले वोट को विजेता का फैसला नहीं हो पाता है तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। बेसिकली हमें बताने की कोशिश की गई है कि आप क्या होता है कि आप कई राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार जब खड़े होते हैं तो आप वहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं कि पहले ऊपर मैं इनको देखना चाहता हूँ राष्ट्रपति के रूप में और दूसरे नंबर पर मैं किसी और को देखना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए बाय सपोज दैट कि दोनों का वोट जो है अगर सेम आता है, मतलब समानता आती है वोटों में, तो क्या होता है कि प्रेफरेंस वाइज तब यहाँ पे होता है कि सेकंड प्रेफरेंस किसको ज़्यादा मिला है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उल्लेखनीय है कि वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के मतों की प्रमुखता भी अलग अलग होती है और इसे वेटेज भी कहा जाता है। दो राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है और यह वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है और यह वेटेज जिस तरह तय किया जाता है उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा अगला टॉपिक था। अभी हम अगला टॉपिक देते हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना चर्चा में क्यों है। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने और फसल का सही कीमत प्राप्त करने में मदद करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की योजना बना रही है। योजना संबंधी प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत राज्य के लगभग 19 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा और औपचारिक तौर पर इस योजना के शुभारंभ 21 मई 2020 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया है। किसान को फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना के अंतर्गत धान, मक्का और गन्ना आदि की फसल के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अनुदान राशि सीधे किसानों के खातों में दी जाएगी। इस योजना के तहत 18,34,834 किसानों को धान की फसल के लिए पहली किस्त में 1,500 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे और राज्य सरकार ने इस योजना के लिए बजट में कुल 5,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक हस्तांतरण के माध्यम से राज्य के किसानों के लिए न्यूनतम आय उपलब्ध कराना, ठीक है, सुनिश्चित करना। लॉकडाउन पढ़ते हैं जो कि अभी चल ही रहा है, ठीक है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 चल ही रहा है इस प्रकार से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 21 दिवसीय देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके बाद अलग अलग अवधि के लिए इसे लगातार बढ़ाया गया और अब अनलॉक के माध्यम से कोविड-19 के उत्पन्न चुनौतियों को प्रबंधन किया जा रहा है। प्रमुख बिंदुओं की बात कर लेते हैं। तो लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करने वाले को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जो कि इस तरह के आदेशों का पालन न करने पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 188 के तहत सजा का प्रावधान करता है। महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 3 में अधिनियम के तहत किए गए किसी भी विनियमन या आदेश की अवज्ञा करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। यह दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दिया जाता है, जो कि लोक सेवक द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने से संबंधित है। कोरोना वायरस की बात किया जाए तो यह कोरोना वायरस नामक विषाणु से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोरोना वायरस के शुरुआती मामले दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत में न्यूमोनिया जैसे लक्षण वाली अज्ञात बीमारी के रूप में मिले थे। साथ ही साथ विशेषज्ञों के अनुसार इस वायरस का इनक्यूबेशन पीरियड 14 दिनों का होता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के वायरस से संक्रमित होने पर 14 दिनों के अंदर उसमें कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। वर्तमान में इस बीमारी के किसी प्रमाणिक उपचार या टीकाकरण के अभाव में इसके प्रसार को रोकना ही इस बीमारी के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है।
आईपीसी की धारा 188 के अनुसार जो कोई भी किसी लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश जिसे प्रख्यापित करने के लिए लोक सेवक विधिक रूप से सशक्त है और जिसे कोई कार्य करने से बचे रहने के लिए या अपने कब्जे या प्रबंधनीय किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है कि अवज्ञा करेगा, तो यदि इस प्रकार की अवज्ञा विधिपूर्वक नियुक्त व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ, क्षति या जोखिम कारित करे तो कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो तो उसे किसी एक निश्चित अवधि के लिए कारावास की सज़ा दी जाएगी, जिसे 1 मास तक बढ़ाया जा सकता है अथवा 200 रुपये तक के आर्थिक दंड या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, यदि आप ऐसे किसी दूसरे को परेशान करने के लिए या फिर पब्लिक डिस्टर्बेंस आप फैलाते हैं तो आप लोगों को जो है बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि आपको कारावास हो सकता है या फिर 200 रुपये जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। यदि इस प्रकार की अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न करे या संकट उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखती हो तो या उपद्रव अथवा दंगा कारित हो या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो तो उसे किसी एक निश्चित अवधि के लिए कारावास या दंड दिया जाएगा, जिसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है अथवा 1000 रुपये तक के लिए दंडित किया जाएगा, आर्थिक रूप से दंड दिया जाएगा या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यानी कारावास भी हो सकता है, पैसे भी देना पड़ेगा आपको। लॉकडाउन के प्रबंधन हेतु सरकार के प्रयास। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा यह फैसला देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस की जांच कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट के मामले को देखते हुए लिया गया है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लागू प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दे सकता। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया, जिसके तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष को वर्तमान में देश भर में लागू लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक जारी रखने का आदेश दिया गया है। इसके बाद भी अभी तक लॉकडाउन ही चल रहा है, आपको पता भी होगा। अक्टूबर का महीना चल रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति वर्तमान समय में बता रहा हूँ, तो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत केंद्र सरकार द्वारा एनडीएमए की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एक समन्वयक और निगरानीकर्ता निकाय के रूप में कार्य करती है। यह समिति देश में आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति का निर्माण करती है और इसकी योजना का रूपरेखा तैयार करने और उसके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों के बीच समन्वय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। गृह मंत्रालय ने सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया है कि इस संदर्भ में समस्त जानकारी एवं दंडात्मक प्रावधानों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी PMGKY के तहत सहायता राशि के वितरण, भीड़ न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, बैंकों तथा व्यापारिक केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती आदि से संबंध में वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बारे में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जिला स्तर पर कार्यरत संस्थाओं को विस्तृत जानकारी उपलब्ध करने को कहा है। बता दें कि PMGKY के तहत लाभार्थियों को निर्बाध रूप से सहायता राशि के वितरण के लिए जिला स्तरीय और अन्य अधिकारियों की आवश्यक कदम उठाने तथा इसके लिए की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजने को निर्देश दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क्या है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत 2 प्रकार के अपराधों इस संबंध में दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्रावधान किया गया है। पहला है कि इस अधिनियम के तहत कार्य कर रही केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के कार्य में बाधा डालना। दूसरा, इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिए गए निर्देश का पालन करने से इनकार कर देना, तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यदि कोई आपको निर्देश देता है, ठीक, पहली बात इसमें क्या देखा हमने कि कोई अधिकारी कर्मचारी है अथवा राष्ट्र प्राधिकरण या फिर राज्य प्राधिकरण है या फिर जिला प्राधिकरण के द्वारा किसी व्यक्ति के कार्य में बाधा डालना। ठीक है,
राज्य प्राधिकरण अथवा, ठीक है, आपके कार्य में बाधा डाल सकती है इसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन 2005 के तहत। और अगर कोई आप दिशा निर्देश दिया गया है उसका आप पालन भी नहीं करते आप, तो उसके लिए भी आपको दंडित किया जाएगा। सजा का प्रावधान क्या किया गया इसमें, तो ऐसे मामलों में अपराध सिद्ध होने पर अपराधी को 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती है यदि किसी आरोपी द्वारा निर्देशों के उल्लंघन या कार्य में बाधा डालने हेतु की गई कार्रवाई से किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा हो अथवा या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मामलों में अपराधी को 2 वर्ष के लिए कारावास की सजा हो सकती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52, यदि कोई व्यक्ति आपदा की स्थिति में सरकार की योजनाओं के तहत राहत, सहायता, मरम्मत या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए गलत सूचना देता है, जिसके गलत होने के बारे में उसे पता हो या उसके पास विश्वास करने के कारण हो कि सूचना गलत है, तो ऐसे मामलों में अपराध सिद्ध होने पर 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना हो सकता है, जो कि हम व्हाट्सएप के माध्यम से आजकल बहुत फैलाते हैं। ठीक है, झूठी खबरें। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 को देखेंगे, यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो कानून संशोधन जो 2020 था उसको हम देखेंगे, चर्चा में क्यों है। लोकसभा द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया गया है। प्रमुख बिंदु, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा MHRD द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रस्तुत यह विधेयक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून अधिनियम और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सार्वजनिक निधि भागीदारी अधिनियम 2017 के प्रमुख प्रावधानों में संशोधन करता है। यह विधेयक IITs को उनकी नवीन गुणवत्ता बढ़ाने के तरीके के माध्यम से देश में सूचना और प्रौद्योगिकी के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह विधेयक सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के माध्यम से सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में 5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को वैधानिक दर्जा प्रदान करेगा। PPP समझौता किसी भी परियोजना के लिए सरकार या उसकी किसी वैधानिक संस्था और निजी क्षेत्र के बीच हुई लंबी अवधि का समझौता है। यह समझौता के तहत इस समझौते के तहत शुल्क लेकर ढांचागत सेवा प्रदान की जाती है। इसमें आमतौर पर दोनों पक्ष मिलकर एक स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV गठित करते हैं जो परियोजना पर अमल करने का कार्य करता है। ठीक है, PPP वही है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, माफ़ कीजिएगा, PPP। तो ये जो है ये परचेजिंग पावर पैरिटी है। ठीक है, PPP जो है परचेजिंग पावर पैरिटी। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIITs की परिकल्पना दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 26 नवंबर 2010 को 20 नए IITs को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत स्थापित करने की योजना को स्वीकृत किया गया था। 15 IITs पहले से ही IITs PPP अधिनियम 2017 के तहत शामिल हैं, जबकि शेष 5 अधिनियम सूचना के तहत शामिल किया गया है। परचेस पावर पैरिटी। ठीक है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2014 क्या है उसको देख लेते हैं। इस अधिनियम के उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंदर वैश्विक मानकों के अनुरूप मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए IIIT स्थापित किया गया था। वर्ष 2014 के अधिनियम पहले से स्थापित 4 IITs उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु फर्स्ट और मध्य प्रदेश सेकंड को स्वायत्त और वैधानिक संस्था स्वायत्त और वैधानिक संस्थान का दर्जा देने का प्रावधान करता है। इस संस्थानों का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में निर्देश प्रदान करना, सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा नवाचार का संचालन करना और बुनियादी ढांचे को स्थापित करना व बनाए रखना है। आवश्यकता क्यों पड़ी है इसकी उसको देख लेते हैं। तो देखिए है, उद्योग और अर्थव्यवस्था की उभरती कुशल तकनीकी जनशक्ति जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों से प्रशिक्षित कर्मचारी प्राप्त होने की उम्मीद है। वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका एवं भारत के परिप्रेक्ष्य में विद्यमान अवसरों को पूरा करने से मानव और आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग शासन और नीति निर्माण एवं इसके कार्यान्वयन में होने से उच्च कौशल प्राप्त प्रशिक्षकों की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति अतिरिक्त प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना से ही सुनिश्चित की जा सकती है। वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा के विभिन्न सूचकांकों में भारत का निम्न स्थान भी इस क्षेत्र में अथक प्रयास का आह्वान करता है और वर्ष 2017 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 1000 में
14 एवं 2020 में 24 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान शामिल थे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या होती है? तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग एक ऐसा वैश्विक मंच है जो महत्वाकांक्षी पेशेवरों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रमुख वैश्विक करियर तथा शिक्षा नेटवर्क प्रदान करता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। चुनौतियां देख लेते हैं। वर्तमान परिदृश्य में भारत अन्य देशों की तुलना में अपनी जीडीपी का कम हिस्सा शिक्षा पर व्यय करता है। इससे विशेष रूप से उच्च शिक्षा पर और भी कम व्यय करता है। सब्सिडी आधारित व्यवस्था के कारण अवसंरचना पर बेहतर ध्यान न दे पाना एक अतिरिक्त चुनौती है और साथ ही कम साक्षरता एक अन्य प्रमुख कारण भी है। बात करते हैं क्या हो आगे की राह। नए संस्थानों की स्थापना के साथ ही पुराने संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यात्मक सुधारों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि के साथ ही समावेशन को अंतर्वेशित किया जा सके। बात करते हैं अगला टॉपिक हमारा गैर लाभकारी या फिर सरकारी संस्थान। चर्चा में क्यों? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में विदेशी अंशदान लाइसेंस वाली सभी गैर लाभकारी या सरकारी संस्थानों को कोरोना वायरस के निपटने में उनके योगदान की जानकारी प्रतिमाह सरकार के साथ साझा करने को कहा है। प्रमुख बिंदु केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए के अनुसार देश में विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010 के तहत विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर लाभकारी संस्थानों को हर महीने जानकारी सरकार के साथ साझा करनी होगी। एमएचए ने ऐसे कई क्षेत्रों का उल्लेख किया है जिसमें गैर लाभकारी संस्थान अपना सहयोग दे सकते हैं, जैसे प्रवासी मजदूरों और बेघर लोगों के लिए सामुदायिक रसोई की स्थापना, बेघर दिहाड़ी मजदूरों तथा गरीबों के लिए आश्रय का प्रबंधन करना आदि। पिछले 5 वर्षों में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में लगभग 14,500 एनजीओ का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। साथ ही पिछले 3 वर्षों में एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन करने का कारण 6,600 से अधिक गैर लाभकारी संस्थाओं के विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। पिछले वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा को दी गई जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एफसीआरए के तहत पंजीकृत एनजीओ को कुल 22,044.77 करोड़ 28 नवंबर तक विदेशी योगदान के रूप में प्राप्त हुए, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में एनजीओ को प्राप्त कुल अंशदान 16,902.41 करोड़ रुपए था। गैर लाभकारी सरकारी संस्थान अर्थात एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो गैर लाभकारी या फिर गैर सरकारी संस्थान को सामान्यतः एनजीओ के नाम से जाना जाता है। एनजीओ ऐसे संगठन होते हैं जो न तो सरकार का हिस्सा होते हैं और न ही वे अन्य व्यावसायिक संस्थान की तरह लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य होता है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक का कल्याण करना, यानी लोगों का जो है अधिक से अधिक कल्याण करना। ये संस्थान धर्मार्थ कार्यों के तहत शिक्षा, चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत में धार्मिक विन्यास अधिनियम 1863, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 व भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के आदि के तहत एनजीओ पंजीकरण किया गया था। कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपको याद रखना है कि भारत में धार्मिक विन्यास अधिनियम 1863, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 व भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के आदि के तहत एनजीओ का पंजीकरण किया गया था। एनजीओ को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। विदेशी योगदान विनिमय संशोधन नियम 2012 के अनुसार एफसीआरए के तहत पंजीकरण के बगैर एनजीओ 25,000 से अधिक की आर्थिक सहायता या कोई अन्य विदेशी अंशदान नहीं स्वीकार कर सकते हैं। विदेशी अंशदान योगदान का से क्या तात्पर्य है? तो एफसीआरए 2010 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी विदेशी स्रोत से उपहार के रूप में प्राप्त कोई वस्तु, मुद्रा या प्रतिभूतियों को विदेशी अंशदान के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि भारतीय नागरिकता धारक अनिवासी भारतीयों यानी नॉन रेजिडेंशियल इंडियन द्वारा प्राप्त अंशदानों को विदेशी अंशदान नहीं माना गया है। ठीक है, जो इंडिया के हैं लेकिन विदेशों में रह रहे हैं, अगर वो दान करते हैं एनजीओ को तो वो उसके तहत नहीं आता है। किसके तहत? वो विदेशी अंशदान के तहत नहीं आता है। तो एनजीओ में विदेशों में होने वाले वित्तीय प्रवाह से सामाजिक कार्य निष्पादन के साथ ही साथ
अविनियमित अर्थात अवैध वित्त का प्रवाह भी हो सकता है, जिससे इनका प्रयोग देश के अहित में हो सकता है और इसके अतिरिक्त काला धन शोधन, तस्करी, राज्येतर अभिकर्ताओं तथा प्रॉक्सी वार जैसी गतिविधियों में इसका प्रयोग हो सकता है। भारत सरकार द्वारा एनजीओज में FCRA 2010 के तहत विनियमित किया जाता है। साथ ही इसका प्रबंधन गृह मंत्रालय द्वारा भी किया जाता है। बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि जो कई बार क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्री से हमें जो निवेश मिलता है उसका उपयोग हम कई बार क्या करते हैं कि हम ऐसे लोगों को निवेश करते हैं, ऐसे लोगों को देते हैं पैसे जिन पे मान लीजिए मैं फॉरेन का हूँ तो मैं अपनी कोई कंपनी है स्थापित की है, मेरा वहाँ से कनेक्शन है तो मैंने उसको पैसे दे दिए, तो वो इंडिया के अहित में भी कार्य कर सकता है। ठीक है, अहित मतलब क्या होता है, जैसे आतंकवादियों से वो संगठन जुड़ा हो सकता है, तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। वह फिर काला धन जो है तस्करी के माध्यम से कि काला धन को छुपाने के लिए जो है NGOs को दान दे दिया, बाद में इसको व्हाइट मनी करके वापस ले लिया, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है? लोकसभा में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP के संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। प्रमुख बिंदु की बात किया जाए तो PMEGP को खादी और ग्रामोद्योग आयोग अर्थात KVIC, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड KVIB तथा जिला उद्योग केंद्रों DIC द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग क्या है? तो यह खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक मुख्य संस्था है। उद्देश्य की बात किया जाए तो सामाजिक उद्देश्य जो है रोजगार देना है। आर्थिक उद्देश्य की बात किया जाए तो बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना, और तीसरा जो है वो व्यापार के उद्देश्य से देखा जाए तो गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना एवं एक मजबूत ग्रामीण सामुदायिक भावना का निर्माण करना खादी और ग्रामोद्योग का उद्देश्य है। PMEGP एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगारों युवाओं की मदद कर गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में सभी बैंक, निजी क्षेत्र के कुछ चयनित बैंक और सरकारी बैंकों द्वारा KVIC के माध्यम से MSME मंत्रालय द्वारा मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ ऋण प्रदान किया जाता है। अगला बात किया जाए तो PMEGP के तहत वर्ष 2019 और 20 के दौरान सूक्ष्म उद्यमों की स्थापित करने के लिए 79,263 लाभार्थियों की सहायता करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से 54,361 लाभार्थियों को 15 मार्च 2020 से पहले की सहायता दी जा चुकी है। पात्रता हेतु मानदंड की बात किया जाए तो इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु को कोई भी व्यक्ति आवेदन करने का पात्र है और विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना के अधिकतम लागत 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख है। केवल नई इकाइयों की स्थापना हेतु PMEGP के तहत लाभ प्राप्त किया जाता है, माने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% ऋण और शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत का 15% ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगों और पहाड़ी और सीमा क्षेत्रों आदि से संबंधित लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना का लागत 35% ऋण और शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% ऋण प्राप्त कर सकते हैं। बात करें MSME मंत्रालय ने मौजूद PMEGP या फिर मुद्रा इकाइयों के विस्तार उन्नयन के लिए दूसरी वित्तीय सहायता का एक नया घटक भी पेश किया है, जिसमें वर्ष 2018-19 में विनिर्माण इकाई की परियोजना लागत 1 करोड़, सेवा व्यापार इकाई की परियोजना का लागत 25 लाख पर 15% ऋण प्राप्त कर सकते हैं। बात करें वित्त विधेयक 2020 की चर्चा में क्यों है, तो कोरोना वायरस के खतरे के बीच लोकसभा में सर्वसम्मति से वित्त विधेयक 2020 जो है पारित कर दिया गया है। प्रमुख बिंदु की बात किया जाए तो वित्त विधेयक 2020 के अनुसार भारत में अनिवासी भारतीयों अर्थात NRIs पर 15 लाख तक की आय सीमा तक टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ध्यातव्य है कि यह सीमा तब तक लागू होगी जब तक वह व्यक्ति 120 दिनों या फिर उससे अधिक समय तक भारत में रहकर एक डीम्ड रेजिडेंस के रूप में अर्हता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार डीम्ड रेजिडेंट पर कर चुकाने की जिम्मेदारी केवल भारत में नियंत्रित व्यवसाय या भारत में स्थापित पेशे के संबंध में होगी, और वह भी केवल तब जब ऐसी आय 15 लाख से अधिक हो।
ध्यातव्य है कि 1 फरवरी 2020 को प्रस्तुत किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आवासीय स्थिति अर्थात रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर व्यक्तियों के कर क्षमता के निर्धारण करने के लिए मापदंड और अवधि के संशोधित किया था। संशोधित नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को तब तक भारत का साधारण निवासी अर्थात रेजिडेंस माना जाएगा जब तक वह पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 120 दिनों के लिए भारत में रहा हो। वित्त विधेयक की बात की जाए तो वित्त विधेयक 2020 के अनुसार यदि वित्तीय संस्थानों से शिक्षा के लिए धन उधार लिया जाता है तो उसे उदारीकृत प्रेषण योजना अर्थात LRS के माध्यम से विदेश में हस्तांतरित किया जाता है तो धन के स्रोत पर कर संग्रहण अर्थात TCS की दर 5% से घटाकर 0.5% कर दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति के बीते 3 वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो उसके द्वारा 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की नगद निकासी पर 2% का TDS लागू किया जाएगा। और इसके अलावा यदि वह व्यक्ति 1 करोड़ से अधिक की नगद निकासी करता है तो वह 5% TDS हेतु उत्तरदायी होगा। TDS की संकल्पना के अनुसार एक व्यक्ति जो कि किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट प्रकार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है के आय पर स्रोत कर कटौती करनी होगी तथा इसे केंद्र सरकार के खाते में प्रेषित करना होगा। वित्त विधेयक 2020 के तहत सरकार ने ग्लोबल पेंशन फंड को भी कर छूट की सीमा से शामिल कर लिया है। इससे पूर्व सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 के बजट में संप्रभु धन निधि द्वारा बुनियादी ढांचे में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभ संयोजन और ब्याज पर 100% कर की छूट की घोषणा की थी। लाभांश आय पर 15% का अधिभार लगाया गया है और सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को क्रमशः 18 रुपये और 12 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व यह पेट्रोल के लिए 10% प्रति लीटर और डीजल के लिए 4 रुपये प्रति लीटर थी। उदारीकृत प्रेषण योजना क्या है? उदारीकृत प्रेषण योजना भारत के निवासियों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी दूसरे देश में निवेश तथा व्यय करने हेतु एक निश्चित राशि को प्रेषित करने की अनुमति प्रदान करती है। यह योजना RBI के तत्वावधान में फरवरी 2005 में $25,000 की सीमा के साथ प्रारंभ की गई थी। NRC और केंद्र का मत चर्चा में क्यों? गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नागरिक चार्टर अधिनियम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अर्थात NRC तैयार करना नागरिकों तथा गैर नागरिकों की पहचान हेतु किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए अनिवार्य है। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है NRC और केंद्र का मत। ठीक है, इसके बीच में बात करते हैं प्रमुख बिंदुओं की। तो गृह मंत्रालय ने हलफनामे में कहा है कि देश में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करना तथा उसके पश्चात उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना केंद्र सरकार को सौंपी गई जिम्मेदारी है। ध्यातव्य है कि देश के कई राज्यों में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अर्थात NRC और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अर्थात NPR का विरोध करते हुए इनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि नागरिकता अधिनियम 2030 अर्थात सिटीजन रूल्स 2003 के अनुसार NPR NRC की दिशा में पहला कदम है। हालांकि सरकार द्वारा अभी तक संशोधित NPR फॉर्म सार्वजनिक नहीं किया गया है, किंतु इसमें माता पिता के जन्म की तारीख और निवास स्थान जैसे विवादास्पद प्रश्न शामिल होने की संभावना है। गृह मंत्रालय ने अपने हलफनामे में तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय द्वारा वर्ष 1964 से 1965 में पूर्वी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में पाकिस्तान से बंगाल, असम और त्रिपुरा से आने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश से लोगों को पलायन का सिलसिला जनवरी 1964 से शुरू हुआ और मार्च, अप्रैल तथा मई के महीनों में यह अपने चरम पर पहुंच गया था। रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान से 31 जनवरी 1965 तक पलायन करने वालों की संख्या 8,94,137 थी और इन व्यक्तियों में तकरीबन 2,61,899 लोग प्रवास प्रमाण पत्र के साथ भारत आए, जबकि 1,76,602 लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ भारत आए थे। वहीं लगभग 4,55,636 व्यक्ति बिना किसी यात्रा दस्तावेज के साथ भारत आए। हालांकि कई लोगों का कहना है कि बांग्लादेश से आने वाले सभी लोग पहले से ही भारत के नागरिक थे और वे चुनाव में मतदान करते थे। गृह मंत्रालय ने वर्ष 1952 में
गृह मंत्रालय ने वर्ष 1952 और वर्ष 2012 के मध्य गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 18 आदेशों का हवाला दिया, और जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदुओं एवं सिखों के लिए अधिमान्य उपचार की वकालत की गई थी, जिसमें वैध वीजा के साथ या बिना भारत में प्रवेश किया था। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे वर्ष 1951 की जनगणना के पश्चात तैयार किया गया था, और रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किए गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे। भारत में अब तक एनआरसी केवल असम में लागू की गई है, जबकि जिसमें केवल उन भारतीयों के नाम को शामिल किया गया है जो कि 25 मार्च 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं। एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहां से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं, और एनआरसी की रिपोर्ट में ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं है। बात करें अगले तथ्य की, तो वर्ष 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग असम के पूर्वी पाकिस्तान अर्थात अब बांग्लादेश जो कि है तो बांग्लादेश में चले गए थे, किंतु उनकी ज़मीन असम में थी और लोगों का दोनों ओर से आना जाना बंटवारे के बाद भी जारी रहा। इसके चलते वर्ष 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी तैयार भी किया गया था, और वर्ष 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद भी असम में भारी संख्या में शरणार्थियों का आना जाना जारी रहा, जिसके चलते राज्य की जनसंख्या का स्वरूप बदलने लगा। और 80 के दशक में अखिल असम छात्र संघ अर्थात AASU ने अवैध तरीके से असम में रहने वाले लोगों की पहचान करने तथा उन्हें वापस भेजने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। बात करें तो AASU में 6 वर्ष के संघर्ष के बाद वर्ष 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और एनआरसी तैयार करने का निर्णय लिया गया। निष्कर्ष की बात किया जाए तो सरकार के प्रतिनिधि कई अवसरों पर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार ने एनआरसी पर अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है, किंतु इसके बावजूद गृह मंत्रालय द्वारा एनआरसी को लेकर हलफनामा दायर किया गया है, जो कि आम लोगों के समक्ष भ्रम उत्पन्न करता है। आवश्यक है कि सरकार इस संदर्भ में स्थिति को स्पष्ट करे और एनआरसी को लेकर उत्पन्न हो रहे तमाम विवादों का एक संतुलित उपाय खोजने का प्रयास करे। इस प्रकार हमारा ये भी टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा MPLADS MP लैड्स कोर्स। ये क्या है? तो ये है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसे MP लैड्स कहते हैं। तो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अर्थात MOSPI के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अर्थात MP लैड्स के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। प्रमुख बिंदु की बात किया जाए तो MP लैड्स की दिशा निर्देशों में संशोधन के तहत सांसद अब MP लैड्स के अंतर्गत आने वाली निधि को निम्नलिखित कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। कौन कौन से कार्य हैं जो कि सांसद अब जो है इसका उपयोग कर सकते हैं? किस निधि का? देखिए, MP लैड्स के दिशा निर्देशों के अनुसार जो है संशोधन के तहत जो है अब सांसद जो है MP लैड्स के अंतर्गत आने वाली निधि का जो प्रयोग है इन कार्यों के अंतर्गत कर सकते हैं, जो कि है कि चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मचारियों को किसी व्यक्ति या तापमान रिकॉर्ड करने और उस पर नज़र बनाए रखने में सक्षम बनाने हेतु इंफ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था करना, चिकित्सा कर्मचारियों को और अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें कुशल काम करने में सक्षम बनाने हेतु व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था करना ताकि बीमारी के प्रसार को जोखिम से न्यूनतम हो सके, और रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और प्रवेश के अन्य बिंदुओं पर थर्मल इमेजिंग स्कैनर या कैमरा लगाना, जिससे एक सुरक्षित दूरी से तापमान जानना संभव हो सके, और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कोरोना परीक्षण किट। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है MP लैड्स के अंतर्गत जो निधि आती है उनका प्रयोग इस कार्यों में किया जा सकता है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ये क्या है? पृष्ठभूमि देख लेते हैं। MP लैड्स को 23 सितंबर 1993 को पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किया गया था। सांसदों को ऐसा तंत्र उपलब्ध कराया जा सके जिससे वे स्थानीय लोगों की ज़रूरतों के अनुसार स्थानिक सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और सामुदायिक बुनियादी ढांचा सहित उन्हें अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विकास कार्यों को सिफारिश कर सके। बात करें यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 1994 में पहली बार जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार संचालित की जाती है, और एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को हस्तांतरित करने के बाद दिसंबर 1994 में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए।
इस दिशा निर्देश में फरवरी 1997, सितंबर 1999, अप्रैल 2002, नवंबर 2005, अगस्त 2012 और मई 2014 में पुनः संशोधन किए गए हैं। दिशा निर्देशों को संशोधित करते समय सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित राज्यसभा और लोकसभा की समितियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा तत्कालीन योजना आयोग, अब नीति आयोग जो कि हो गया है 1 जनवरी 2015 से, के कार्यान्वयन, मूल्यांकन, संगठन, सभी हितधारकों के सुझाव और विगत वर्ष के कार्य अनुभवों को ध्यान में रखा गया है। उद्देश्य की बात किया जाए तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसके लिए आवश्यक निधि पूर्णतः भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और यह निधि सहायता अनुदान के रूप में सीधे जिला प्राधिकारियों को जारी की जाती है। योजना के अंतर्गत ऐसे कार्य शामिल किए गए हैं जो कि विकास मूलक स्थानिक जरूरतों पर आधारित जनता के उपयोग के लिए हमेशा सुलभ हों और इस योजना के तहत राष्ट्रीय तौर पर प्राथमिक कार्यों को वरीयता दी जाती है, जैसे पेयजल उपलब्ध कराना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता एवं सड़क इत्यादि अंतर्गत इसके आते हैं। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जारी की गई निधि अव्यापगत होती है यानी अव्यापगत। ठीक है, अव्यापगत होती है यानी अगर कोई देय निधि किसी वर्ष विशेष में जारी नहीं होता है तो उसे आगे के वर्षों में पात्रता के अनुसार आवंटित राशियों में जोड़ दिया जाता है। इसमें प्रति सांसद निर्वाचक क्षेत्र के लिए वार्षिक पात्रता 5 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत सांसदों की भूमिका संस्तुति परक है और वे संबंधित जिला प्राधिकारियों को अपनी पसंद के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं जो संबंधित राज्य सरकार की स्थापित कार्यविधियों का पालन करते हुए इन कार्यों को कार्यान्वित करते हैं। बात करें जिला प्राधिकारियों को कार्यों का पात्रता की जांच करने, निधि मंजूर करने और कार्यान्वयन अधिकरणों का चयन, कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण एवं समग्र निष्पादन की देखरेख करने तथा जमीनी स्तर पर योजना की मॉनिटरिंग करने का अधिकार प्राप्त है। जिला प्राधिकारियों संबंधित विभागों, स्थानीय कार्यान्वयन अभिकरणों या फिर अन्य सरकारी अभिकरणों के कार्यों को निष्पादित कराते हैं और कुछ मामलों में जिला प्राधिकारी प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्य संपन्न कराते हैं। इस प्रकार से हम अपना अगला टॉपिक देते हैं, जम्मू कश्मीर अधिवास संशोधन। चर्चा में क्यों है? तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आदिवासियों के संदर्भ में किए गए बदलावों को वापस लेते हुए केंद्र शासित प्रदेश में सभी सरकारी नौकरियों को केवल जम्मू कश्मीर के आदिवासियों के लिए आरक्षित कर दिया है। प्रमुख बिंदु की बात किया जाए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार ग्रुप ए और ग्रुप बी में सहित सभी सरकारी नौकरियों को केंद्र शासित प्रदेश के आदिवासियों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। इस आदेश के माध्यम से पिछले परिवर्तन के दौरान जोड़े गए उस खंड को भी हटा दिया गया है जिसके तहत अधिवास पात्रता के मानदंड को पूरा करने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिवासित माना जा सकता था। इसके तहत अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है और केंद्र सरकार ने यह परिवर्तन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर किया है। वहीं बात करें पृष्ठभूमि की, तो पृष्ठभूमि है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2020 को जारी आदेश के तहत जम्मू कश्मीर सिविल सेवा अर्थात विकेंद्रीकरण और भर्ती अधिनियम 2010 में अस्थायी निवासियों शब्द को बदलकर जम्मू कश्मीर के अधिवासी कर दिया गया था और 31 मार्च को जारी अधिसूचना के अनुसार उन सभी को अधिवासी के रूप में परिभाषित किया गया था जो 15 वर्षों की अवधि तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में रह रहे हों, साथ ही साथ 7 वर्षों तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पढ़ा हो या यहाँ स्थित किसी शिक्षा संस्थान में 10वीं या 12वीं की परीक्षा में शामिल हुआ हो, जो राहत और पुनर्वास आयुक्त अर्थात प्रवासी द्वारा एक प्रवासी के रूप में पंजीकृत हो। इसके तहत केंद्र सरकार के उन अधिकारियों के बच्चों को भी अधिवास का पात्र बताया गया है जिन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं, पीएसयू, केंद्र के स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों, वैधानिक निकायों के अधिकारियों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्रों में मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में रहते हुए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 10 वर्ष की अपनी सेवाएं दी हो।
साथ ही इस परिवर्तन के तहत जम्मू कश्मीर के ऐसे निवासियों के बच्चों को भी अधिवास का पात्र बताया गया है जो रोजगार या व्यवसाय या फिर अन्य पेशा या फिर वृत्ति के कारणों के संबंध में जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं, लेकिन उनके माता पिता आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं। जब बात करते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 क्या है, उसके तहत क्या बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में पारित किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया, जो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बगैर विधानसभा की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के माध्यम से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 107 सीटों वाली विधानसभा की व्यवस्था की गई और अधिनियम में जम्मू कश्मीर के मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 सुनिश्चित की गई थी। इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात आधार एक्ट 2016, भारतीय दंड संहिता और 1860 आधार एक्ट 2016, भारतीय दंड संहिता 1860, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जैसे 106 केंद्रीय कानूनों को केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। निहितार्थ की बात किया जाए तो निहितार्थ क्या है, इस प्रकार के उपायों से स्थानीय लोगों के असंतोष में कमी आएगी, जिससे अलगाववाद की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि स्थानीय लोगों में विशेषाधिकार छिन जाने की भ्रांति से ग्रस्त हैं और इस प्रकार के प्रावधान कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर और आंध्र प्रदेश में क्रियाशील है, जिनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। बात करें उत्तर पूर्व क्षेत्र को विशेष दर्जा, चर्चा में क्यों। 20 फरवरी 2020 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर की अनूठी संस्कृति की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्धता जताई है। प्रमुख बिंदु है जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 में परिवर्तन के पश्चात पूर्वोत्तर में अनुच्छेद 371 में परिवर्तन से संबंधित अफवाह फैलाई जा रही थी और इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया कि कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए अनुच्छेद 371 में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा और हाल ही के वर्षों में पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय समस्याओं के मद्देनजर सरकार ने बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते, ब्रू रियांग समझौते और बोडो समझौते के मूर्त रूप प्रदान किया है। बात करें इन प्रावधानों का निहितार्थ क्या है, तो पूर्वोत्तर भारत अपनी विशेष सभ्यता, संस्कृति और निर्जातीयता के कारण भारत के अन्य क्षेत्रों में भिन्न है, जिससे विशेष संवैधानिक प्रावधानों के साथ ही उनकी संस्कृतियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, जिससे विशेष प्रावधान प्रासंगिक है। यह चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बड़ी सीमा साझा करता है और भारतीय संविधान में भी सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ पर विकास की गति अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम रही है और इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक दृष्टि से यह क्षेत्र जनजातीय सांस्कृतिक बहुलता को समावेशित किए हुए है और जिसकी परिणाम स्वरूप बाहरी समाज से कम संपर्क के कारण विकास की अपेक्षित गति नहीं प्राप्त की जा सकी है। बात करें कि राज्यों की विशेष स्थिति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, तो भारतीय संविधान के भाग 21 में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है और इस भाग में 2 अनुच्छेद 370 और 371 सम्मिलित है, जिसमें अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया था, परंतु वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करते हुए उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया है और संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में अलग अलग राज्यों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं और वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक जैसे राज्यों में लागू है। इस प्रकार से हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपका वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दिया कीजिए, ठीक है। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। अगला वीडियो हमारा जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच।